हेलो। बर्ट्रांड रसल जो कि एक ब्रिटिश फिलोसोफर है, वो 1905 में अपना एक पेपर पब्लिश करते हैं ऑन डिनोटिंग। इस पेपर में वो क्या डिस्कस करते हैं वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आज। पेपर की शुरुआत में वो डिनोटिंग फ्रेजेस से उनका क्या मतलब है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं कहता हूँ डिनोटिंग फ्रेज तो उसका मतलब है ए मैन, सम मैन, एनी मैन, एवरी मैन, ऑल मैन, the present king of England, the present king of France, the center of mass of the solar system at the first instant of the 20th century, the revolution of the earth around the sun, the revolution of the sun around the earth। तो ये जो भी फ्रेजेस हैं ये डिनोटिंग फ्रेजेस है और इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी तीन टाइप्स हैं इनके। तो पहला है वो डिनोटिंग फ्रेज जो कुछ डिनोट नहीं करती लेकिन फिर भी डिनोटिंग होती है। एग्जाम्पल है द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस। तो ये डिनोटिंग फ्रेज है जो कि डिनोट नहीं कर रही है कुछ भी, क्योंकि फ्रांस का कोई उस टाइम पे किंग नहीं था। रसल के टाइम पे देयर इज नो प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस, येट द फ्रेज हैज मीनिंग ड्यू टू इट्स लॉजिकल फॉर्म। दूसरा है डिनोटिंग वन डेफिनेट ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल द प्रेजेंट किंग ऑफ इंग्लैंड। तो एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट है जिसको डिनोट कर रही है फ्रेज, द प्रेजेंट किंग ऑफ इंग्लैंड। दिस फ्रेज रेफर्स टू ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। In Russell's time, King Edward VII was the king of England. So third is denoting ambiguously। वो फ्रेज जो ambiguously डिनोट करती है किसी चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल ए मैर। ये जो फ्रेज है ये किसी स्पेसिफिक मैन को रेफर नहीं कर रहा है। रसल कहते हैं कि ये जो डिनोटिंग फ्रेजेस है ये बहुत जरूरी है नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि ये उन चीज़ों को भी रेफर कर सकते हैं जिनके साथ हम डायरेक्टली एक्वेंटेड नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सोलर सिस्टम एट ए डेफिनेट इंस्टेंट। तो इस पॉइंट के लिए हम एक ट्रू स्टेटमेंट बना पा रहे हैं बिना उसे डायरेक्टली परसीव किए। और इसी डिस्टिंक्शन के आधार पर रसल जो है एक्वेंटेंस यानी डायरेक्ट अवेयरनेस और जो डिस्क्रिप्शन के द्वारा नॉलेज होती है इनडायरेक्ट रेफरेंस के द्वारा, उसमें कॉन्ट्रास्ट कर पाते हैं। एक और एग्जाम्पल है कि हम दूसरों के माइंड के साथ डायरेक्टली एक्वेंटेड नहीं होते, हम दूसरों का माइंड नहीं पढ़ पाते, हम परसीव नहीं कर सकते उन्हें, लेकिन फिर भी हम डिनोटिंग फ्रेजेस के जरिए उन्हें मीनिंगफुली डिस्कस कर सकते हैं। रसल के इस आइडिया से हम कह सकते हैं कि सारी नॉलेज जो है डायरेक्ट एक्वेंटेंस से शुरू होती है, लेकिन ये सक्सीड करती है इनटू थिंकिंग मैनी थिंग्स दैट वी हैव नो एक्वेंटेंस विद, कि जिन चीज़ों के साथ हमारा फिर एक्वेंटेंस भी नहीं है उन चीज़ों में सक्सीड कर जाती है, उन चीज़ों को सोचने में। जो चीज़ हमें पता नहीं है फिर वो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जानी जाती है। अब देखते हैं जो पेपर की स्ट्रक्चर है जो कि रसल खुद ही अपने पेपर में लिखते हैं। वो कहते हैं कि पहले जो है मैं अपनी खुद की थ्योरी जो है डिनोटिंग की वो प्रेजेंट करूंगा, उसके बाद जो फ्रेगे और मिनोंग की थ्योरी है वो बताऊंगा और उनमें क्या कमियां है, कैसे वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाती। फिर वो आर्ग्यूमेंट देते हैं अपनी थ्योरी के फेवर में कि क्यों वो सुपीरियर है। फिर वो उसके अपनी थ्योरी के फिलोसफिकल इम्प्लीकेशंस डिस्कस करते हैं। रसल का जो गोल है इस पेपर के माध्यम से वो इन डिनोटिंग फ्रेजेस जैसे कि ए मैन, ओल मैन, द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस कि कैसे फंक्शन करते हैं लॉजिक और लैंग्वेज में, इसको एक्सप्लेन करना है। अब देख लेते हैं पहले रसल की क्या थ्योरी है जो उन्होंने अपने पेपर में डिस्कस की है। वो पहले एक नोशन लेते हैं वेरिएबल क्योंकि वो फंडामेंटल होता है। सी एक्स एक प्रोपोजिशन मानते हैं वो, जहाँ पर एक्स जो है ये वेरिएबल है जो कि अनडिटरमाइंड है, फंडामेंटल है और इसेंशियल होता है, जरूरी होता है। देन वी कैन कंसीडर टू नोशंस। वो दो नोशन कंसीडर करते हैं, पहला कि सी एक्स जो है प्रोपोजिशन वो ऑलवेज ट्रू है और सी एक्स समटाइम्स ट्रू है। और इसमें जो नोशन है सी एक्स इज ऑलवेज ट्रू, ये अल्टीमेट और इनडिफाइनेबल है। इसी नोशन के जरिए जो है दूसरे नोशंस भी डिफाइन होते हैं। तो जैसे कि एवरीथिंग, नथिंग और समथिंग, ये मोस्ट प्रिमिटिव डिनोटिंग फ्रेजेस है। इनको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है इन नोशन के जरिए, जैसे कि पहला है सी एवरीथिंग, इसका मतलब होगा सी एक्स इज ऑलवेज ट्रू। सी नथिंग का मतलब होगा सी एक्स इज फॉल्स इज ऑलवेज ट्रू। फिर है सी समथिंग, इसका मतलब है इट इज फॉल्स दैट सी एक्स इज फॉल्स इज ऑलवेज ट्रू, मतलब सी एस गलत है, इसको गलत कहना हमेशा सही होगा। फिर रसल कहते हैं कि जो एवरीथिंग, नथिंग और समथिंग है इनको हम ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि इनका आइसोलेशन में कुछ मीनिंग होगा। इनका जो मीनिंग है वो असाइन होगा टू द प्रोपोजिशन इन विच दे अकर। यही जो प्रिंसिपल है ऑफ थ्योरी ऑफ डिनोटिंग, इसी की मैं वकालत करता हूँ। रसल ऐसा कहते हैं कि जो डिनोटिंग फ्रेज है उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन एवरी प्रोपोजिशन
in whose verbal expression they occur has a meaning। और इस चीज़ को समझाने के लिए रसल दो एग्जाम्पल भी देते हैं। पहला है ए मैन, जो कि एक इंडेफिनिट डिस्क्रिप्शन है। इफ समवन सेज आई मेट ए मैन, they do not mean they met a particular man. Instead, the correct logical form is I met X and X is human is not always false. And this means that there exists some X such that X is human and I met X. और सामान्य तौर पर इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, सी ए मैन कैन बी रीरिटन एज सी एक्स एंड एक्स इज ह्यूमन इज नॉट ऑलवेज फॉल्स। तो इससे एंश्योर होता है कि ए मैन बाई इट सेल्फ डज नॉट हैव मीनिंग, उसका खुद में कोई मीनिंग नहीं है, बट इट गिव्स मीनिंग टू एनी सेंटेंस इन विच इट अपीयर्स। दूसरा फिर एग्जांपल है यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ऑल मैन आर मोर्टल। ये एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है जिसका मतलब है इफ एनीथिंग इज अ मैन इट इज मोर्टल। सिंबॉलिकली इसको सिंबॉलिक लॉजिक की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इफ एक्स इज ह्यूमन देन एक्स इज मोर्टल फॉर ऑल एक्स। और मोर जनरल वे में इसको लिख सकते हैं, सी ऑल मैन मीन्स इफ एक्स इज ह्यूमन देन सी एक्स इज ट्रू इज ऑलवेज ट्रू। सिमिलरली नेगेटिव स्टेटमेंट्स को कैसे लिखेंगे, जैसे कि सी नो मैन, इसका मतलब है इफ एक्स इज ह्यूमन देन सी एक्स इज फॉल्स, और ये ट्रू होगा हमेशा। एंड सी सम मैन विल मीन द सेम एज सी ए मैन, ए मैन सम मैन दोनों इंडेफिनिट है। तो इसको कुछ इस प्रकार लिखिए, इट इज फॉल्स दैट सी एक्स एंड एक्स इज ह्यूमन इज ऑलवेज फॉल्स। एंड सी एवरी मैन, ये सेम रहेगा सी ऑल मैन की तरह, तो इन दोनों का मतलब सेम रहेगा, दोनों को एक ही तरीके से लिखा जाएगा, दोनों यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं डेफिनेट डिस्क्रिप्शन की, जिसमें दा आता है, और उनका केस जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है रसल के अनुसार। एक फ्रेज है जैसे कि द फादर ऑफ चार्ल्स सेकंड वाज एग्जीक्यूटेड, तो ये एक डेफिनेट डिस्क्रिप्शन है जो कि दा से शुरू हो रहा है। इसमें दो चीज़ें एजर्ट की जा रही है सेंटेंस के द्वारा, इस फ्रेज के द्वारा। पहली कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स हु इज़ द फादर ऑफ चार्ल्स सेकंड एंड दैट एक्स वाज एग्जीक्यूटेड। तो ये दो चीज़ें जो है इस फ्रेज के द्वारा एजर्ट की जा रही है। रसल एम्फेसाइज करते हैं कि ये दा है ये इम्प्लिसिट यूनिकनेस कैरी करता है कि जो एक्स है वो एग्जैक्टली वन होगा, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। अगर दूसरा होगा भी तो आइडेंटिकल होगा, जैसे कि अगर वाई होगा तो एक्स और वाई आइडेंटिकल होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए जो फ्रेज है द फादर ऑफ चार्ल्स सेकंड वाज एग्जीक्यूटेड, इसका एक्चुअली मतलब होगा देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एक्स बिगेट चार्ल्स सेकंड। बिगेट का मतलब उसने उसे उत्पन्न किया है, पैदा किया है, एक्स ने पैदा किया है चार्ल्स सेकंड को, तो एक्स फादर है। एंड इफ वाई बिगेट चार्ल्स सेकंड, अगर वाई ने पैदा किया है देन y is identical with x is always true of y। सिंबॉलिकली इसी चीज को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, it is not always false of x that x beget Charles II and that x was executed and that if y beget Charles II y is identical with x is always true of y। तो ये केस था डेफिनेट डिस्क्रिप्शंस का, जो कि रसल अपने पेपर में कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। अब नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटीज का भी केस देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस। तो ये नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी है। अगर हम कहें द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज बाल्ड, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सही तो लिखा है कि जो प्रेजेंट किंग है फ्रांस का वो गंजा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई असलियत में तो प्रेजेंट किंग है ही नहीं ना फ्रांस का। तो लेकिन जो ट्रेडिशनल लॉजिक है वो इस फ्रेज को सिंगुलर टर्म की तरह ट्रीट करेगा, जिससे कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे। वो कहेंगे द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट भी नहीं करता। रसल इस पर सॉल्यूशन देते हैं कि जो उनका लॉजिकल एनालिसिस है वो इंश्योर करेगा दैट स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटीज आर ऑलवेज फॉल्स रादर दैन लीडिंग टू कॉन्ट्रडिक्शंस। वो कहते हैं कि जो ये नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटीज की जो स्टेटमेंट्स है वो फॉल्स है, तो इससे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर में उसको लाएगा सेंटेंस को। जैसे ये सेंटेंस है द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज बाल्ड, ये हो जाएगा लॉजिकल फॉर्म में there exists an x such that x is the present king of France and x is bald, and for all y if y is the present king of France then y is equal to x, y is identical to x। Since there is no such x the whole statement is false। क्योंकि ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं, तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। विद इन्होंने लैंग्वेज पर काम किया, इनमें दे कैन बिलोंग, आर्ग्यू करेंगे
इसी प्रकार फ्रेगे की थ्योरी है ऑन टेंथ एंड रेफरेंस, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया पहले, अगर आपने नहीं देखा तो देखो आई बटन पर क्लिक करके। फ्रेगे कहते हैं कि जो फ्रेज है इसमें सेंस और रेफरेंस दोनों होते हैं। तो फ्रेगे के अनुसार जो आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स है, जैसे कि द ऑथर ऑफ वेवरली इज स्कॉट, ये इंफॉर्मेटिव है, लेकिन रसल इसको कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट मानते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो फ्रेगे है वो अज्यूम करते हैं कि ऑल मीनिंगफुल फ्रेजेस जो हैं ये किसी ऑब्जेक्ट को ही रेफर करने चाहिए। रसल इसको प्रॉब्लमेटिक मानते हैं। वो कहते हैं कि जब रेफरेंस एब्सेंट होता है तो मीनिंग कैसे वर्क करता है, ये इस चीज़ को रिजोल्व नहीं करता है फुल्ली। फॉर एग्जाम्पल द किंग ऑफ फ्रांस इज बर्ड, अब ये जो किंग ऑफ फ्रांस ये रेफरेंस ही नहीं है, तो इसका मीनिंग कैसे वर्क कर रहा है, कैसे आ रहा है। एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, द मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। अब अर्थ पे बहुत सबसे ज़्यादा दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो क्या होगा हमें नहीं पता, रेफरेंस नहीं है कोई, लेकिन ये मीनिंगफुल है। तो मीनिंग जो है कैसे वर्क कर रहा है, इसको जो प्रॉब्लम को रिजोल्व नहीं करते हैं फ्रेगे, ऐसा रसल मानते हैं। और रसल कहते हैं कि जो मेरी थ्योरी है वो इसको फुली रिजोल्व करती है इन प्रॉब्लम को। इसलिए रसल कहते हैं कि जो मेरी थ्योरी है वो प्रेफरेबल है ओवर अदर, और ये सुपीरियर है उन्हीं से, क्योंकि ये जो प्रॉब्लमेटिक कमिटमेंट्स है जो कि नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं दूसरे थिंकर्स और लॉजिशियंस, उसको एलिमिनेट करती है। ये प्रिजर्व करती है लॉजिकल कंसिस्टेंसी और कॉन्ट्रडिक्शंस को अवॉइड करती है। ये जो है डिनोटिंग फ्रेजेस को सिंगुलर टर्म्स की बजाय रिफ्रेम करती है एज लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, और उनको ज़्यादा प्रिसाइज बनाती है। और ये कैसे कर पाती है, बाय रिड्यूसिंग ऑल सेंटेंसेस with denoting phrases into a logical form without denoting phrases। जितने भी सेंटेंसेस है जिसमें डिनोटिंग फ्रेजेस होती है उनको लॉजिकल फॉर्म में रिड्यूस करके, लॉजिकल फॉर्म उनमें डिनोटिंग टर्म नहीं होते हैं। तो रसल उस जरूरत को ख़त्म कर देते हैं कि जो ऑब्जेक्ट नहीं है उनको हमें मानना है कि वो है, जैसे कि राउंड स्क्वायर वो नहीं है, तो जो मिनोंग जैसे फिलोसफर्स है वो मानते हैं कि जो राउंड स्क्वायर है वो राउंड भी है और नहीं भी है, जो किंग ऑफ फ्रांस है वो है भी और नहीं भी। तो ऐसा कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसा रसल कह रहे हैं। रसल की थ्योरी क्लैरिफाई करती है कि कैसे लैंग्वेज कन्वे करती है मीनिंग, जब इवन रेफरेंस भी फेल हो जाता है ये करने में। अब रसल 3 लॉजिकल पजल्स डिस्कस करते हैं डिनोटिंग फ्रेजेस से रिलेटेड, जो कि उनकी थ्योरी सॉल्व कर सकती है। पहली पजल कुछ इस प्रकार है। जो जॉर्ज फोर्थ है वो जानना चाहते हैं कि क्या स्कॉट जो है वो वेवरली के ऑथर है, इफ़ स्कॉट वाज द ऑथर ऑफ वेवरली। तो स्कॉट अगर वेवरली के ऑथर है तो स्कॉट को रिप्लेस कर दिया जाएगा ऑथर ऑफ वेवरली से, तो इसका मतलब होगा जॉर्ज पोर्ट जानना चाहते हैं कि इफ स्कॉट वाज स्कॉट, तो एक एब्सर्ड क्लेम होगा। क्वेश्चन देते हैं रचर, वो कहते हैं कि अगर जॉर्ज जानना चाह रहे हैं, इच्छुक है जानने की कि क्या स्कॉट जो है वेवरली का ऑथर है, तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, वन एंड ओनली वन मैन रोट वेवरली, केवल एक आदमी ने वेवरली लिखी है, एंड वो जो जॉर्ज फोर्थ है वो जानना चाह रहे हैं कि वेदर स्कॉट वाज दैट मैन, कि वो जो आदमी है जिसने वेवरली लिखी है क्या वो स्कॉट है। तो यहाँ पर जो ऑथर ऑफ वेवरली है इसका प्राइमरी अकरेंस है। दूसरा है, वो जानना चाहते हैं कि वेदर वन एंड ओनली वन मैन रोट वेवरली एंड स्कॉट वाज दैट मैन, तो यहाँ पर सेकेंडरी अकरेंस है इसका। और यही जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अकरेंसेस, यही हेल्प करता है टू रिजोल्व लॉजिकल एम्बिगिटीज। अब दूसरी पजल जो है एक्सक्लूडेड मिडल से रिलेटेड है। एक्सक्लूडेड मिडल के नियम के अनुसार द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज बार्ड, या तो ये स्टेटमेंट सही होगी, या फिर द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज नॉट बार्ड, या फिर ये सही होगी। इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, दोनों ट्रू नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट किंग नहीं है फ्रांस का कोई, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स है ये अप्लाई होती नहीं दिख रही है, ये मीनिंगलेस लग रही है, एब्सर्ड लग रही है, नॉनसेंसिकल लग रही है। लेकिन रसल इस पर क्या सॉल्यूशन देते हैं, रसल कहते हैं कि जो मेरी थ्योरी है वो एलिमिनेट कर देती है द नीड टू एज्यूम द नॉन एग्जिस्टेंट थिंग्स, जैसे कि द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस एग्जिस्ट इन सम सेंस। ये जो फ्रेज है ये रसल की थ्योरी में इस तरीके से ट्रांसलेट हो सकता है, देयर इज वन एंड ओनली वन एंटिटी दैट इज करंटली किंग ऑफ फ्रांस एंड दैट एंटिटी इज बार्ड। और क्योंकि कोई प्रेजेंट किंग नहीं है फ्रांस का, तो ये इंटायर स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी, ना कि इसको हम मीनिंगलेस या फिर नॉनसेंसिकल बोलेंगे। तीसरी पजल है द प्रॉब्लम ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट डिफरेंसेस। अगर ए और बी डिफरेंट है तो हम बोलेंगे द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज देयर, बट इफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल देन द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी डज नॉट एग्जिस्ट, येट वी स्टिल सीम टू बी रेफरिंग टू इट। तो रसल इस पर क्या सोल्यूशन देंगे,
वो कहेंगे कि सेंटेंसेस कंटेनिंग सच फ्रेजेस शुड बी रीस्ट्रक्चर्ड लॉजिकली टू अवॉइड द पैराडॉक्सेस एंड पजल्स एज डिस्कस्ड इन द पेपर। रसल आर्ग्यू करेंगे कि द सेंटेंसेस अबाउट नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि द राउंड स्क्वायर इन मिनोंग्स थ्योरी, जैसे कि मिनोंग ने डिस्कस किया अपनी थ्योरी में, ये सिंपली फॉल्स है। तो वो एलिमिनेट कर देंगे द नीड टू एज्यूम नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन देयर डिनोटिंग फ्रेजेस हैव ए प्राइमरी अकरेंस। और इसके अलावा जो रसल है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो मीनिंग और डिनोटेशन के बीच में डिस्टिंक्शन है वो फ्लॉड है, उसको अबेंडन करना जरूरी है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये था रसल का पेपर ऑन डिनोटिंग, जिसमें उन्होंने जो लॉजिक और लैंग्वेज में पजल पाई जाती है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने बात की कि कैसे जो नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटीज़ है उनके बारे में मीनिंगफुली बोल सकते हैं विदाउट कमिटिंग आवरसेल्व्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज एंटिटीज़, जैसे कि द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस, द गोल्डन माउंटेन, द राउंड स्क्वायर। तो ये जो एंटिटीज़ है इनके बारे में जो है हम मीनिंगफुली बात कर सकते हैं। ये एग्जिस्ट नहीं करती है, हम बिना माने कि ये एग्जिस्ट करती हैं हम उनके बारे में मीनिंगफुली बोल सकते हैं। वो कैसे? बाय फॉर्मिंग लॉजिकल स्ट्रक्चर थ्रू रसल्स थ्योरी। तो दैट्स इट, यही था वीडियो में। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।